गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और लॉकडाउन में आप पढ़ाई भी कर पा रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो सीरीज लेके आया हूँ वो है प्रकाश। और आगे आने वाले दिनों में हम प्रकाश से रिलेटिव जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी पार्ट प्रकाश के आपको प्रोवाइड होने वाले हैं, उन सभी पार्टों को आप 1 बाय 1 देखिएगा, जिससे कि आप एग्जाम्स में यदि टॉपिक से क्वेश्चंस आता है तो वो आपका सही हो सके। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि इससे पहले वाले प्रवेश वीडियो यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी पार्टों को देखिएगा, जिससे कि जनरल साइंस आपके इंप्रूव हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट। सेशन की शुरुआत में तो हमें जानना है कि जो प्रकाश, लाइट या जो रोशनी होती है, ये रिलेटिव किससे होती है, या इसे कहा क्या, जैसे कि हम यदि इसकी परिभाषा देना चाहें कि रोशनी या लाइट की परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा क्या दे सकते हैं कि जो रोशनी या जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, ये प्रकाश एक माध्यम होता है, मीडिएटर होता है। मीडिएटर होता है, क्या होता है? मीडिएटर, जिसकी सहायता से आंख वाले लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे ही हम प्रकाश कह पाते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश वह माध्यम है जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से आंख वाले लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। आंख वाले लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि हमारी आंख और जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, उसके मध्य का जो मीडिएटर का जो काम कर रहा है, वो कौन करता है? वो काम करता है प्रकाश। तो आप प्रकाश की आसान तरीके से परिभाषा दे सकते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उसे कहा जाता है प्रकाश। अब नेक्स्ट बात हमारे पास ऐसे बनती है कि वास्तविकता में प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है या क्या है। तो आपको यहां से ध्यान दो चीजें रखनी है कि लाइट और साउंड ये दोनों ही ऊर्जा के रूप होते हैं। किसके रूप होते हैं? ऊर्जा के रूप। कि सर ऊर्जा के रूप कैसे? मेरे पास CFL से प्रकाश आ रहा है, तो वो ट्यूबलाइट हमारे को कब तक प्रकाश देने वाली है? जब तक उसमें एनर्जी रहने वाली है। जब तक एनर्जी रहेगी तब तक हमारे को प्रकाश प्रोवाइड करवाएगी। नेक्स्ट उदाहरण साउंड का ले, ध्वनि का ले, तो ध्वनि भी ऊर्जा का ही रूप होता है। कैसे? कि जब तक मेरे अंदर शरीर में एनर्जी रहेगी तब तक मैं बोलता रहूंगा। जैसे ही एनर्जी खत्म हो जाती है, मेरा बोलना बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो लाइट और साउंड दोनों ही किसके रूप होते हैं? ऊर्जा के रूप होते हैं। इनमें ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। जैसे कि हमारे पास ट्यूबलाइट से जैसे ही प्रकाश आता है, तो ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है? प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। और ध्वनि ऊर्जा की बात करें तो ध्वनि ऊर्जा में अलग अलग बिहेवियर होते हैं, कि जैसे कि विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलना और बहुत सी चीजें होती हैं। तो ये दोनों ही किसके रूप होते हैं? ऊर्जा के रूप होते हैं। बहुत बार आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दोनों के दोनों ही, कि लाइट और ध्वनि किसका रूपांतरण होता है। तो आपको क्या बताना है? दोनों ही ऊर्जा के रूपांतरण होते हैं। नेक्स्ट, वास्तविकता में यदि इसको देखा जाए, किसके बारे में? लाइट के बारे में। तो बहुत से व्यक्ति ऐसे थे, बहुत से वैज्ञानिक ऐसे थे, उन सभी वैज्ञानिकों का मत कुछ अलग अलग था। कुछ वैज्ञानिकों ने लाइट के बारे में कुछ अलग मत दिया, और बहुत से वैज्ञानिक थे, उनको मैं आपको बताने वाला हूं। और इन सभी का आप पता रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बनता है वो यहीं से बनना शुरू होता है। वास्तविकता में प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए अलग अलग व्यक्तियों के मत कुछ अलग अलग थे। प्रकाश के बारे में मत प्रोवाइड करवाने वाले थे, उन सभी व्यक्तियों का मत अलग अलग था। कुछ व्यक्तियों ने प्रकाश के बारे में ऐसे कहा कि प्रकाश एक तरंग होती है। कुछ व्यक्तियों ने प्रकाश के बारे में ऐसे कहा कि प्रकाश एक कण होता है। कुछ व्यक्तियों ने प्रकाश के बारे में ऐसे कहा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो उन सभी व्यक्तियों को हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। आपको यहाँ से बता दूं कि जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वहां से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इन जो जितने भी पॉइंट लिखाता हूं मैं यहाँ, उनको सभी को अच्छे से नोटबुक में तैयार कीजिएगा। सबसे पहला पढ़ने वाले हैं हम किसके बारे में, जो मैंने अब आपको क्या बता रहा हूं मैं, कि प्रकाश के बारे में अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग मत थे। पहला मत उठाते हैं हम कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये कहने वाला व्यक्ति कौन था? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय
तरंग है, यह कहने वाला व्यक्ति कौन था। अब यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग, ये कहने वाला कौन सा व्यक्ति था। तो आपको क्या पता रखना है, ये तो हम बाद में जानने वाले हैं कि ये मत किसने दिया था। सबसे पहले जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय क्या है। विद्युत चुंबकीय या हम ऐसे कह दे अयांत्रिक प्रकार की तरंग है। प्रकाश एक किस प्रकार की तरंग है, अयांत्रिक, क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती हैं उन्हीं तरंगों को कहा जाता है अयांत्रिक तरंग। तो जहां कहीं भी आपके पास अयांत्रिक तरंग आए या विद्युत चुंबकीय तरंग आए तो आपको क्या सोचना है उस समय कि वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन तरंगों को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंगे। दोबारा से बताता हूं, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए कभी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन तरंगों को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। और प्रकाश को यह कहने वाला कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह कहने वाला सबसे पहला व्यक्ति था कौन, मैक्सवेल। कौन था, मैक्सवेल था। अब यहां से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि प्रकाश को अयांत्रिक कहने वाला या प्रकाश विद्युत चुंबकीय कहने वाला कौन था, मैक्सवेल था। दूसरा पढ़ते हैं कि प्रकाश एक कण होता है, प्रकाश एक कण है, प्रकाश एक कण है। इसके आधार पे हम ऐसे कह दें कि कणीय सिद्धांत, कि प्रकाश का कणीय सिद्धांत किसने दिया, प्रकाश का कणीय सिद्धांत दिया था आइजक न्यूटन। किसने दिया था, आइजक न्यूटन। कि प्रकाश एक कण होता है, क्या होता है, प्रकाश एक कण होता है, जिसके आधार पे इस आइजक न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया, कणीय सिद्धांत दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक तरंग है। इसके आधार पे हम ऐसे कह दें कि प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत। और प्रकाश के तरंगीय सिद्धांत में क्या है कि प्रकाश एक तरंग होती है, इसके आधार पे जो सिद्धांत दिया गया है उस सिद्धांत को कहते हैं तरंगीय सिद्धांत। तो प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत देने वाला पहला व्यक्ति था हाइगेंस। कौन था, हाइगेंस, हाइगेंस था। तो यहां से एग्जाम्स में पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं, तो आप इन सभी पॉइंटों को सही से देखिएगा। पहला पॉइंट मैंने आपको लिखाया क्या कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह कहने वाला व्यक्ति कौन था, मैक्सवेल था। नेक्स्ट मैंने आपको ऐसे बताया कि प्रकाश एक कण होता है या कणीय सिद्धांत प्रकाश का, ये किसने दिया, आइजक न्यूटन ने दिया। नेक्स्ट प्रकाश एक तरंग होता है, प्रकाश का यानी कि तरंगीय सिद्धांत, प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत किसने दिया, हाइगेंस ने दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट और पढ़ते हैं इसका, चौथे नंबर का। प्रकाश का विवर्तन यानी कि प्रकाश को विवर्तन के बारे में बताने वाला कौन व्यक्ति था, पहला। चौथे नंबर पे पढ़ते हैं अब किसको, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश के विवर्तन के बारे में बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था, गेमाल्डी। कौन था, गेमाल्डी था। चलिए नेक्स्ट आगे वाला देखते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। आप इन सभी पॉइंटों को सही से देखिएगा, यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। लास्ट ईयर जो जेईई का पेपर लगा था वहां भी इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछा गया है कि प्रकाश को तरंग कहने वाला व्यक्ति कौन था, प्रकाश को कण कहने वाला व्यक्ति कौन था, प्रकाश को विद्युत चुंबकीय कहने वाला कौन व्यक्ति था। तो आप इन सभी पॉइंटों को सही से देखिएगा। प्रकाश का विवर्तन कौन था, गेमाल्डी। प्रकाश का व्यतिकरण, तो प्रकाश का व्यतिकरण के बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन था, थॉमस यंग। कौन था, थॉमस यंग। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कौन सा, कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। अब प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत क्या, पहले तो इसे समझिए आप कि एक ऐसा वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक ने ऐसे कहा कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों से मिलकर बना है, और उस वैज्ञानिक ने प्रकाश के जो ये छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल हैं इन बंडलों को कहा क्वांटम। क्या कहा, क्वांटम। और इन्हीं क्वांटम के आधार पे उस व्यक्ति ने कौन सा सिद्धांत दिया, क्वांटम सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया, क्वांटम सिद्धांत दिया। तो आप यहां से क्या समझ पाए कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया। ये पढ़ने से पहले मैंने आपको फिर से आपको बता दूं कि क्वांटम सिद्धांत क्या होता है।
एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने ऐसे कहा कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों से बना होता है, और उन ऊर्जा के बंडलों को उस वैज्ञानिक ने क्या कहा, क्वांटम। तो उसके आधार पर इसने कौन सा सिद्धांत दिया, क्वांटम सिद्धांत। तो वो वैज्ञानिक कौन था, प्लांक। कौन सा वैज्ञानिक था, प्लांक। प्लांक व्यक्ति ने कौन सा सिद्धांत दिया लाइट के बारे में, क्वांटम सिद्धांत। नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो इन पॉइंटों में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं फोटोन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, फोटोन का सिद्धांत। अब ये क्या है, तो नीचे वाले को आपने अभी तक नोट कर पाए होंगे आप, नीचे वाले को मैं रब करता हूं। अब पढ़ने वाले हैं फोटोन क्या होती है और प्रकाश में किस प्रकार से कार्य करती है। तो फोटोन सिद्धांत देने वाला व्यक्ति था कौन, आइंस्टीन। किसने दिया था, आइंस्टीन। अब इस बात को समझिएगा कि आइंस्टीन ने प्रकाश के बारे में क्या कहा। आइंस्टीन ने प्रकाश के बारे में कहा कि प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों से बना होता है, और उन ऊर्जा के बंडलों को आइंस्टीन ने क्या कहा, आइंस्टीन ने उन ऊर्जा के बंडलों को कहा फोटोन। क्या कहा, फोटोन कहा। और उन्हीं के आधार पे आइंस्टीन ने प्रकाश के बारे में कौन सा सिद्धांत दिया, फोटोन का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया, फोटोन का सिद्धांत। अब जैसे कि हम ऐसे कर पाते हैं कि प्रकाश, हमारे पास ये कोई स्रोत है और इस स्रोत से प्रकाश निकल रहा है। इस स्रोत से क्या हो रहा है, प्रकाश निकल पा रहा है, ऐसे प्रकाश निकल पा रहा है। तो ये जो प्रकाश यहां से यहां तक पहुंच रहा है, तो इसमें कोई ना कोई छोटी छोटी इकाई काम कर रही होगी। वो इकाई क्या होती है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई आप जानते होंगे, 5वीं क्लास से आप इस बात को पढ़ते भी आ रहे होंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, कोशिका होती है, सेल होती है, जिससे पूरे मानव शरीर का निर्माण होता है। उसी प्रकार मैं यदि आपको ऐसे पूछूं कि जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, लाइट या प्रकाश किसका बना हुआ होता है, इस प्रकाश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तब आपको बताना है कि किसी भी प्रकार की वो लाइट हो, उस प्रकाश से या लाइट की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कौन, फोटोन। कौन सी होती है, फोटोन। इस कारण इस फोटोन को प्रकाश की सूक्ष्मतम इकाई कहते हैं। प्रकाश की कौन सी इकाई कहते हैं, सूक्ष्मतम, मतलब छोटी इकाई कहते हैं, जो प्रकाश का निर्माण करती है। जैसे कि हम कोशिका को सूक्ष्मतम इकाई कहते हैं, संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। हम कोशिका से रिलेटिव भी लेक्चर्स को डिस्कस करने वाला हूं, मैं आपके लिए जल्द ही लेके आने वाला हूं। तो पहले हम प्रकाश को पूरा करते हैं। तो प्रकाश की सूक्ष्मतम इकाई कौन होती है, फोटोन होती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहां से आप जान पाए होंगे कि फोटोन क्या होती है, प्रकाश की सूक्ष्मतम इकाई होती है जो प्रकाश का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब आपको यहां से क्या पता रखना है, और जैसे कि आप अब तक इन बातों को नोट किया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब फिर लास्ट में एक मत निकल के आया क्या, कि जो प्रकाश है ये प्रकाश तरंग की तरह भी काम करता है और ये प्रकाश कण की तरह भी काम करता है। यानी कि प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश एक कण भी है। इस कारण जो प्रकाश होता है, इस प्रकाश को दोहरी प्रकृति का कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है, दोहरी प्रकृति के गुण रखने वाला कहा जाता है। इसमें तरंग का गुण भी होता है और इसमें कण का गुण भी होता है। इस कारण प्रकाश को कौन सी प्रकृति का कहते हैं, डबल प्रकृति वाला, यानी कि दोहरी प्रकृति। इसको दोहली भी कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश एक अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग होती है। प्रकाश एक किस प्रकार की तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। ये लास्ट ईयर बोर्ड में क्वेश्चंस पूछा गया था कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। और हम यहां से पहले पढ़ चुके हैं प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है, एक अयांत्रिक तरंग होती है। कैसी तरंग होती है, अयांत्रिक, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। और जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, जितनी भी अयांत्रिक तरंगें होती हैं, उनके संचरण के लिए कभी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप इनकी परिभाषा कैसे दे सकते हो अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय की, कि वे तरंगें जिनके संचरण के लिए कभी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है
उन तरंगों को कहते हैं अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। तो प्रकाश एक किस प्रकार की तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, प्रकाश एक अयांत्रिक तरंग होती है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, जिसमें प्रकाश के संचरण के लिए कभी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश खुद एक मीडिएटर होता है, माध्यम होता है, जिससे आंख वाले लोग किसी वस्तु को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जब प्रकाश के लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो प्रकाश की सबसे ज्यादा गति किसमें होती है? सर्वाधिक गति किसमें होती है? ये सर्वाधिक गति कर पाता है निर्वात में। किसमें कर पाता है? निर्वात, वैक्यूम में कर पाता है। अब निर्वात या वैक्यूम क्या है? जहां माध्यम नहीं हो, प्रकाश एक खुद ही माध्यम है, उसको माध्यम की सहायता पड़ती नहीं है, तो प्रकाश एक खुद माध्यम होने के कारण प्रकाश की सबसे ज्यादा गति होती है किसमें? निर्वात में, वैक्यूम में होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यदि बैठते हो तो कम से कम आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है और प्रकाश की गति सबसे ज्यादा किस माध्यम में होती है? तो किस माध्यम में होती है? निर्वात, वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंटों को देखते हैं कि जब हमने यहां तक ऐसे सीखा कि प्रकाश सबसे ज्यादा गति करता है किसमें? निर्वात में, तो आपको क्या बताना है कि प्रकाश की सर्वाधिक गति किसमें? निर्वात में होती है। इसके बाद यदि प्रकाश की चाल का यदि आपको कहीं क्रम पूछा जाता है कि आपको कुछ 3-4 माध्यम देता है और उनमें ऐसे पूछा है कि प्रकाश की गति सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो पहला ऑप्शन आपको क्या चुनना है? निर्वात, जहां माध्यम ही नहीं हो। जैसे कि ब्रह्मांड में ध्वनि का गमन कभी भी नहीं होता है, जबकि ब्रह्मांड में सबसे तीव्र गति से गमन करता है कौन? प्रकाश, क्योंकि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता होती नहीं है और ब्रह्मांड में माध्यम होता नहीं है। तो आपको पहला पॉइंट तो यहां से दोबारा से लिखना है क्या? कि प्रकाश निर्वात में सबसे ज्यादा गति करता है, निर्वात में सबसे ज्यादा गति करता है, नेक्स्ट मैं यदि आपको ऐसे कहूं कि प्रकाश की चाल का क्रम लिखिए, तो यदि आपको क्रम यदि कहीं अवरोही या आरोही पूछा जाता है तो यहां से आप पहले आरोही या अवरोही को समझो। एक तो होता है आरोही और एक होता है अवरोही। अवरोही का मतलब होता है छोटा पहले, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। जबकि अवरोही का मतलब क्या होता है? पहले बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, फिर नेक्स्ट उसके बाद छोटा। यानी कि प्रकाश की चाल को यदि आपको आरोही अवरोही क्रम में यदि पूछा जाता है तो आपको क्या लगाना है? यदि आपको आरोही में पूछा जाता है प्रकाश की चाल, तब तो क्या लिखना है? निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, तो निर्वात पहले आने वाला नहीं है, तो सबसे पहले क्या आने वाला है? ठोस। क्या आने वाला है? ठोस। ठोस में सबसे कम प्रकाश की चाल होती है, तो हमें कम वाला लिखना है पहले। फिर हमारे को चिन्ह कौन से लगाने? 2 चिन्ह ऐसे, एक तो चिन्ह ये वाला आता है, एक चिन्ह ये आता है, और इनमें बहुत बार हमारे कंफ्यूज चलता है कि कौन सा चिन्ह हमें लेना चाहिए। तो ये जिधर अपना मुंह रखता है ना, उधर हमेशा बड़ा आता है, तो ये तो छोटा है, मतलब ठोस से ज्यादा गति होगी किसमें? द्रव में, तो ये बड़ा हो गया इधर। फिर द्रव से ज्यादा चाल होती है प्रकाश की किसमें? गैस में, और गैस से भी ज्यादा प्रकाश की चाल होती है किसमें? निर्वात में। तो ये तो प्रकाश की चाल का कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम हो गया। अब आपको यदि कहीं डायग्राम ऐसे देता है और आपको इसे पता नहीं कि प्रकाश की चाल ज्यादा होती है निर्वात में या कम होती है, तब आप ये डायग्राम देख के भी बता सकते हैं कि इसके अनुसार प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? निर्वात में, क्योंकि जिधर अपना मुंह रखता है उधर हमेशा बड़ा आता है। चलो आरोही अवरोही क्रम को भी देखते हैं। अवरोही क्रम में पहले मतलब बड़ा आना चाहिए। जब ये यदि आपको आरोही क्रम आता है तो इस आरोही का ठीक विपरीत प्रकार का होता है अवरोही। तो पहले किसमें? निर्वात में सबसे ज्यादा गति होती है। निर्वात में अब देखो चिन्ह आपके पास ये वाला आने वाला है, उल्टे वाला आने वाला है। चलो नेक्स्ट, फिर इसके बाद किसमें होती है? गैस में होती है। नेक्स्ट इसके बाद होती है किसमें? द्रव में। फिर इसके बाद होने वाली है किसमें? ठोस में। तो ठोस में प्रकाश की चाल कम होती है, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। तब आपको 2 यहां से पॉइंट आपके लिए नए और प्रोवाइड करवा दिए गए हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, जबकि ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो आपको यहां तक की जानकारी मिली होगी। अब मैटर ये करता है कि प्रकाश की चाल होती कितनी है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल।
लेकिन आपको मैं ये बता तो दिया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, लेकिन यदि 21वीं सदी में आपको एग्जाम्स में यदि ऐसे पूछा जाएगा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तब आप उम्मीद मत रखना कि आपको ऑप्शन में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड मिल जाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि इसको तो पूरी जनता ही जानती है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है। इसी चीज को वो दूसरे वे से आपको प्रोवाइड करवाता है ऑप्शन में, और आप वहां गलत करके आते हो उस क्वेश्चंस को। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन उसको समझने के आधार पे हमने उसको गलत किया है। कैसे? आपको देता क्या है एग्जाम्स में, अब इस मीटर प्रति सेकंड की इकाई बदलता है, वो किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल के दे देता है, तब हम उसको गलत करते हैं। जैसे कि मैं इसे लिख दूं 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, और आपके पास ऑप्शन में नहीं था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तब आप यही सही करके आते हैं। क्योंकि आपको वहां जानकारी नहीं रखते हो आपकी यहाँ किलोमीटर है या मीटर है, तो आपको इकाई को भी नोट करना है क्वेश्चंस में कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ये 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, ये तो गलत है। ये तो किसमें होता है? यदि मीटर हो तो ये तो निर्वात में प्रकाश की चाल है। लेकिन यदि इसी को दूसरे वे से यदि वो प्रोवाइड करवाता है, किलोमीटर में यदि लिखता है, तो किलोमीटर में प्रकाश की चाल होती है कितनी? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। मैंने यहाँ आपको ध्यान से देखना है, मैंने आपको यहाँ किलोमीटर प्रति सेकंड लिखा है, जबकि यहाँ मीटर प्रति सेकंड है। मीटर को किलोमीटर में यदि बदलते हैं तो उसमें 1000 का भाग लगाते हैं। तो इस चीज में यदि हम 1000 का भाग लगाएंगे तो 3 0 से 3 0 कट हो जाएंगे, कितनी बचेंगी? 5 बचेंगी। इस कारण मैंने आपको यहाँ क्या दिखाया है? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड दिखाया है। तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, दोनों को ही पता रखना है। ये तो पूरी जनता को ही पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, लेकिन ये चीज बहुत कम लोगों को पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इकाई को सही से नोट करना है। ये तो मैंने आपको किस में बताया? निर्वात में। फिर मैं आपको बताता हूं किसमें? पानी में प्रकाश की चाल। पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब इसको भी हमें किलोमीटर में लिखना आना चाहिए। इकाई को तो देख लिया आपने, इकाई 10⁸ है तो मीटर प्रति सेकंड, जबकि यदि 10⁵ हो जाएगी तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? 2.25 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। ये हो गई प्रकाश की चाल किसमें? पानी में। जबकि हमारे को एक और पता रखना है कांच का, कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो मैं आपको ऊपर दिखाता हूं यहां कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, ये तो होती है किसमें? निर्वात में। जबकि पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 2.25 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, ये किसमें? पानी में। जबकि अब हम देखते हैं किसमें? कांच में, कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है कितनी? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब हमें इसको किलोमीटर में भी तो लिखना आना चाहिए कि किलोमीटर में कितना होता है। मीटर प्रति सेकंड को यदि किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो उसमें 1000 का भाग लगाना होता है। तो इसका दूसरा क्या पता रखना है? 2 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आपको अक्सर ये भी क्वेश्चंस आपको एसएससी में पूछे हुए हैं, आपको ये ना देकर ये देता है एग्जाम्स में आजकल, तो आपको दोनों ही पता रखना है। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 2.25 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट 2 × 10⁸ ये किस में होती है? कांच में होती है। अब बात करते हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ये बातें करने वाले हैं हम आगे, यानी कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, जबकि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है, ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग समय लेता है कितना? 496 सेकंड। हाँ, आप सही सुन पाए होंगे, मैंने आपको यहां दिखाया कितना? 496 सेकंड। अब यहां आपको ऑप्शन में नोट करना है कि 496 सेकंड के आसपास आपको कौन सा मान दिया हुआ है।
बहुत से एग्जाम्स में जब भी क्वेश्चन पूछा गया कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है, तो आपको कुछ अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। कभी आपको 500 सेकंड देता है, कभी आपको 496 सेकंड देता है। यदि इसी चीज को यदि वो मिनट में यदि आपको ऑप्शन देगा तो क्या देगा, 8 मिनट और कितनी 16 सेकंड, 8 मिनट और 16 सेकंड, लगभग 20 सेकंड आप ऐसे कह दो, या अथवा में आप लिख सकते हो कि 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। लगभग मैं इसी चीज को ऐसे कह दूं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग समय लेता है कितना, 500 सेकंड। कितना लेता है, 500 सेकंड। या आप यहां से भी निकाल सकते हो, 496 में यदि आप 60 का भाग लगाओगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे लगभग कितनी आएगी, 4 से 48, 480 तो लगभग आएगा किसके, 8 मिनट के आसपास, और बच गई कितनी, 16 सेकंड। उसको ऐसे कैसे लिखते हैं, तो आपको इस सभी के सभी पता रखना है। सेकंड में यदि आपको ऑप्शन पूछा जाता है 496 सेकंड, मिनट में यदि आपको पूछता है तो 8 मिनट 16 सेकंड, नेक्स्ट आपको पूछा जाता है और ऑप्शन इसमें क्या आते हैं, 8 मिनट और 20 सेकंड। ऐसे आपको ये चीजें सीखने में मदद मिले। यदि आप इन चीजों को आपने सीखा होगा तो जब हम क्वेश्चंस पेपर लगाएंगे ना, तो वहां आपको आसानी से आसान रहेगा क्वेश्चन करने में, जब हमारे को इतनी बातों का पता होगा। तो लगभग कितनी सेकंड लेता है, 500 सेकंड। नेक्स्ट हमारे को क्या जानकारी रखनी है, नेक्स्ट रखनी है कि जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा के पास खुद के पास प्रकाश नहीं होता है, दूसरे के प्रकाश से चमकता है। तो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश का मतलब होता है परावर्तित प्रकाश, परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश पहुंचता है वो प्रकाश। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है, 1.28 सेकंड का समय लेता है। कितना समय लेता है, 1.28 सेकंड का समय लेता है। तो आप आज वाले जो लेक्चर है वो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे जो आपके पास ये जो टॉपिक मैंने आपको क्लियर करवाया आज, इससे बहुत सी एग्जाम्स में, चाहे वो किसी भी प्रकार की एग्जाम्स हो, रेलवे की हो सकती है, राजस्थान पुलिस की हो सकती है, एलडीसी की हो सकती है, बहुत सी एग्जाम्स में इस टॉपिक में क्वेश्चन देखने को मिलता है। यानी कि सामान्य ऐसा टॉपिक होता है जो सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार आज वाला लेक्चर आपको बहुत अच्छा हेल्पफुल बनाने वाला है। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात करने वाला हूं। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। धन्यवाद।